वेलकम बैक। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑब्जेक्टिव केस का, तो ऑब्जेक्टिव केस की जो डेफिनेशन थी वो तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन ए सेंटेंस इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन प्रोनाउन किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, अब क्या क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है इस पर चर्चा हुई थी। तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो नाउन भी हो सकता है, नाउन नहीं हो सकता तो प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन नहीं होगा तो क्या इंफिनिटिव हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है और क्लाज हो सकता है। तो अब यहां देखें आप, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, वो भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव होता है, ठीक हो सकता है, तो इन्फिनिटिव को भी तो हम लोगों ने देख लिया था। वर्ब का ऑब्जेक्ट जेरेंड भी हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट फ्रेज भी हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्लाज भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये सारी की सारी चीजें जितने दिख रहे हैं ये सब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो कहां तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ था? नाउन का हो गया था, प्रोनाउन का हो गया था, इन्फिनिटिव का हम लोगों ने जान लिया था। अब जेरेंड का हमें जानना है कि जेरेंड क्या होता है। जब तक आप जेरेंड को नहीं जानिएगा तब तक ये ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट किन परिस्थितियों में बनकर आता है, शायद आप नहीं समझ पाइएगा। और फ्रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट कब बन जाता है और क्लाज वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये तो आप तभी जान पाएंगे जब आप फ्रेज को समझें। फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं और किस फ्रेज का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। क्लाज की बात करते हैं तो क्लाज क्या होता है उसको आपको जानना पड़ेगा। और क्लाज, कौन सी क्लाज वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर के आती है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट तो आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। तो आज हम लोग फोकस कर रहे हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट जेरेंड कैसे होता है। तो पहले आप जानिए कि जेरेंड होता क्या है, जेरेंड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिक्कत यहाँ जेरेंड को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो जेरेंड का फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जेरेंड बनता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो कंफ्यूजन हमारे लिए स्टार्ट हो जाता है कि अब ये जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि दोनों की जो फॉर्म होती है, शक्ल होती है, वो एक जैसी होती है। जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो जेरेंड होता है वो हमेशा सेंटेंस में फंक्शन नाउन का करता है और इसका हिंदी अर्थ ना ने नहीं होता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो सेंटेंस में जब भी फंक्शन करेगा तो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है और हिंदी में इसका अर्थ करके, हुए, ने वाला, ने वाले, ने वाली इत्यादि होता है। आइए जेरेंड की फाइल को खोलते हैं और जेरेंड को समझते हैं और जेरेंड को जानेंगे कि जेरेंड कब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। आइए जानते हैं जेरेंड। अब देखिए जेरेंड, अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो है जेरेंड। जेरेंड, अब जेरेंड के बारे में जाने, कैसे बनता है जेरेंड, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती थी। याद रखिए, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो जेरेंड भी हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है।
जेरेंड हमेशा फंक्शन नाउन का करता है, याद रखिएगा। फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन जो करेगा वो हमेशा किसका करेगा? नाउन का करेगा, नाउन का। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? तो हिंदी मीनिंग इसकी होती है, हिंदी मीनिंग होती है ना, ने और नी, याद रखिएगा। ठीक, अब फिर समझिए आप सीखने जा रहे हैं जेरेंड। तो पहले चलो जेरेंड बनता कैसे, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक, कि अगर आप फाइनाइट वर्ब के फॉर्म्स को जान जाते हैं, फाइनाइट वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अगर इनके फॉर्म्स को आप जान रहे हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जानना बहुत आसान है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो आपने तो क्या इन्फिनेटिव जान ही लिया है, अब जेरेंड जान रहे हैं। जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। लेकिन अब यहाँ फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो बनता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग फंक्शन करते हैं। जेरेंड फंक्शन करेगा हमेशा नाउन का, जब ये नाउन का फंक्शन करेगा तो सेंटेंस में नाउन की भांति यूज होगा। कभी वर्ब का सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, तो कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आ जाएगा, तो कभी वर्ब का कंप्लीमेंट बनकर आ जाएगा, तो कभी किसी प्रीपोजिशन से गवर्न होगा, अर्थात किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन करके आ जाएगा, तो कभी कभी डमी प्रोनाउन इट के साथ, डमी प्रोनाउन इट के साथ यह अपोजिशन के रूप में आ जाएगा, जब एक सेंटेंस में फंक्शन नाउन का करेगा। ठीक, याद रखो जेरेंड हमेशा सेंटेंस में फंक्शन नाउन का करता है। और हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ ना, ने, नी होता है, ये बात दिमाग में रखिए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन फंक्शन एडजेक्टिव का करता है, एडजेक्टिव की भांति किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और हिंदी अर्थ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है वो होता है करके, या हुए, या ने वाला, ने वाले, ने वाली। अभी आपको समझाते हैं। ठीक, समझिए पहले, तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा ये है, जैसे वॉकिंग। अब यहाँ एग्जांपल है, जैसे हम देख लेते हैं एज में, जैसे वॉकिंग, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वर्ब है इज, ये याद रखो, ये हमारा वर्ब है। ठीक, और जो वॉकिंग है कैसे बना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक में आईएनजी जोड़ करके। कैसे बना है? वॉक में क्या जोड़ा है? वॉक प्लस आईएनजी, ये वॉकिंग बना है। ठीक, तो कैसे हम समझेंगे कि जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या करता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। लेकिन अगर गौर से देखें तो जो वॉकिंग वर्ड है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इज का सब्जेक्ट बन करके आ रहा है, और जो जेरेंड होता है वो फंक्शन जब नाउन का करेगा तो जितने फंक्शन नाउन का वो करता है शब्द के शब्द नाउन की ही भांत यूज होंगे। ठीक, याद रखिए, वहां वॉकिंग इज का क्या है? सब्जेक्ट बन करके आ रहा है, इसलिए ए क्या है? जेरेंड है। एक और सेंटेंस देखते हैं। यहां देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस हो हमारा है, जैसे स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप प्लेइंग। अब एक का स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद कर दो। अब यहां देखें तो प्ले में आईएनजी जुड़ा है, प्लेइंग,
अब फिर कंफ्यूजन होगा कि ये जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये जेरेंड है। क्यों जेरेंड है? क्योंकि ये फंक्शन नाउन का कर रहा है। कैसे नाउन का फंक्शन कर रहा है? क्योंकि ये वर्ब स्टॉप का ऑब्जेक्ट बन करके आया है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है और स्टॉप का ऑब्जेक्ट है, इसलिए फंक्शन ये क्या कर रहा है? नाउन का कर रहा है। और हिंदी अर्थ क्या होगा? खेलना ना। ठीक, इसलिए जेरेंड है। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे अमर इज फंड ऑफ प्लेइंग, फंड ऑफ फाइटिंग, FIGSTING। अब यहां देखें, फंड ऑफ फाइटिंग, अमर इज फंड ऑफ फाइटिंग। अब यहाँ पे देखें तो फाइटिंग वर्ड है। अब फिर कंफ्यूजन होगा कि ये जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो याद रखना ये जेरेंड है। क्यों जेरेंड है? ठीक, इसलिए जेरेंड है क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है। और ये हमेशा याद रखो जेरेंड ही होगा क्योंकि ऑफ के द्वारा गवर्न हो रहा है। अर्थात ये फाइटिंग वर्ड जो है वो ऑफ का ऑब्जेक्ट बनकर के आ रहा है, इसलिए जेरेंड है। क्योंकि ये फंक्शन नाउन का कर रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन एडजेक्टिव का करता है। आई होप जेरेंड समझ में आपके आ गया। फिर समझिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जेरेंड वाक्य में नाउन का कार्य करता है। जब भी बात जेरेंड की स्टार्ट होगी, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि जेरेंड वाक्य में नाउन का कार्य करता है। क्या करता है? अब कभी भी जेरेंड की बात छिड़े तो दिमाग में तुरंत हमारे बात आनी चाहिए कि जेरेंड सेंटेंस में फंक्शन नाउन का करता है। बनता है कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है और वाक्य में नाउन का आकाश करता है। हिंदी अर्थ इसका क्या होता है? ना, ने, नी। ये तो यहां तक क्लियर हो गया। तो जो जेरेंड है, जब ए सेंटेंस में फंक्शन नाउन का करेगा तो 5 तरह से सेंटेंस में नाउन की भांति ये यूज होगा। जितने प्रकार से नाउन सेंटेंस में यूज होता है उतने ही प्रकार से जेरेंड भी सेंटेंस में यूज होगा। ठीक, अब देखते हैं कितने प्रकार से जेरेंड सेंटेंस में यूज हो सकता है। तो याद रखना 5 प्रकार से यूज हो सकता है। 5 तरह से जेरेंड वाक्य में आ सकता है। ठीक, देख लेते हैं कैसे कैसे। ठीक, पहला है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नंबर दूसरा 2 ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नंबर 3 कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, ऑफ ए वर्ब। और नंबर 4 governed by a preposition, governed by a preposition। या इसी को बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। न 5वां है केस इन अ पोजिशन, अपोजिशन with the dummy pronoun, with the dummy it, dummy pronoun it। यहाँ समझिए आप, फिर समझिए आप। जेरेंड, जेरेंड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है तो ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है,
तो याद रखिए जेरेंड की बात करते हैं तो फिर जान लीजिए जेरेंड वाक्य में फंक्शन नाउन का करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, हिंदी अर्थ इसका ना ने नी होता है, और जब जेरेंड सेंटेंस में फंक्शन नाउन का करेगा तो याद रखिए ये 5 तरह से सेंटेंस में यूज होगा। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आ जाएगा, तो जब वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आएगा तो नॉमिनेटिव केस में होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, और जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में आ सकता है। ठीक, अब कंप्लीमेंट आप नहीं जानते हो कंप्लीमेंट क्या होता है, ठीक बताया जाएगा सब आपको। गवर्नड बाय ए प्रीपोजिशन, इसको सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न किया जाता है। आप बोलोगे गवर्न वर्ड क्या होता है, ठीक तो याद रखो फिर समझिए, यहाँ गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन का मतलब ऐसी स्थिति में जेरेंड किसी प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न किया जाता है। अब गवर्न वर्ड क्या है, याद रखिए, जब जेरेंड से पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, जब जेरेंड से पहले कोई प्रीपोजिशन आएगा तो उस जेरेंड का संबंध सेंटेंस की मेन वर्ब से टूट जाता है और इस प्रीपोजिशन से जुड़ जाता है। ऐसे हालात में जब फंक्शन शो करना होगा हमको जेरेंड का, हम बोलेंगे गवर्न बाय द प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक, और 5वें नंबर पे केस इन अ पोजिशन। अब आपको ये जानना पड़ेगा केस इन अ पोजिशन क्या होता है। केस इन अ पोजिशन क्या होता है, ये तो आपको नाउन जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक तो अभी तो केस चल रहा है, जब नाउन के फंक्शन को हम आपको बताएंगे तो नाउन के फंक्शन में ये सारी चीजें आपकी केस क्या होता है, केस इन अ पोजिशन क्या होता है ये आपको बताया जाएगा। होता कुछ नहीं है, जब वाक्य में साथ साथ प्रयुक्त दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं। कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में दो नाउन एक साथ आ जाते हैं और दूसरा वाला नाउन पहले नाउन को क्वालिफाई करता है। जब वाक्य में दो नाउन एक साथ आकर के किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान को क्वालिफाई करते हैं जो तो दूसरा नाउन होता है वो पहले नाउन का केस इन अ पोजिशन होता है। ठीक, तो केस इन अ पोजिशन विद डमी प्रोनाउन इट, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन नहीं, ये डमी प्रोनाउन इट के साथ अपोजिशन के रूप में आएगा। तो याद रखिए गाइस, जो हमारा जेरेंड है वो सेंटेंस में 5 तरह से यूज होता है। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, केस इन अ पोजिशन विद द डमी प्रोनाउन इट। अब आओ देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, पहला है हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ए दिस, ऐसी स्थिति में नाउन, समझो आप, ऐसी स्थिति में जेरेंड का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। क्या क्या इसको लिखे हम बोल दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जेरेंड वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और जब जेरेंड सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो कौन से केस में होगा, नॉमिनेटिव केस। याद रखिएगा। ठीक, कैसे जैसे देख लेते हैं। जैसे वॉकिंग, अभी बताया था, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब वॉकिंग क्या है, ये वॉकिंग क्या है, ये वॉकिंग हमारा जेरेंड है, और ये इज क्या है, हमारा वर्ब है। तो ये जेरेंड है तो इसकी पोजीशन क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब,
क्या है, इज। ये इज के सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक। इसलिए वॉकिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज and does the function of noun. That's why walking is verb noun and is called gerund. दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। दूसरा हमारा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति में जेरेंड का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ऐसी स्थिति में जेरेंड का प्रयोग सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और जब जेरेंड किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, कैसे, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारा, रेखा लाइक्स स्विमिंग। स्विमिंग, अब यहाँ देखो लाइक्स यहाँ पे क्या है, हमारा वर्ब है, और ये स्विमिंग जो है ये लाइक्स का ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है। रेखा तैरना पसंद करती है, तो ये जो स्विमिंग है ये हमारा क्या है, ये हमारा जेरेंड है। जेरेंड है, क्या फंक्शन कर रहा है, डी, तो याद रखिए जेरेंड है और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्स। ये इस सेंटेंस में वर्ब लाइक्स के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए स्विमिंग अगर केस पूछ लिया है, स्विमिंग किस केस में है, तो याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक, आइए तीसरा देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तीसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, अब इसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति में जेरेंड का प्रयोग किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। अब कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद रखिए जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संयोजक क्रिया, और जो लिंकिंग वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी, ऐसे लिंकिंग वर्ब जो बी से जन्म लेते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। अब आप थोड़ा समझिए, नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक, पहले आप समझिए, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। ऐसी स्थिति में जेरेंड का प्रयोग क्या होगा, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। ठीक, तो जिस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा वो वर्ब लिंकिंग वर्ब होगी। और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, समझिए। अब यहाँ जैसे लिंकिंग वर्ब की बात कर लिया, ठीक, कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया ये क्या काम करती है, ठीक, संयोजक क्रिया क्या होती है, तो लिंकिंग वर्ब एक ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट ले करके अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करते हैं। तो याद रखिएगा लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने बाद कॉम्प्लीमेंट को लेती है और कॉम्प्लीमेंट को ले करके अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करती है। लिंकिंग वर्ब कैसे, जैसे भी यहाँ देखें, एक शब्द है कि राम इज अ बॉय। अब ये आपको बोला कि ये बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है, जी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के अर्थ को पूरा है। एन ऑब्जेक्ट इज दैट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस व्हिच ऑलवेज कंप्लीट्स द सेंस ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का एक ऐसा शब्द होता है जो सदैव वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। कंप्लीमेंट क्या होता है, अ कंप्लीमेंट इज दैट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस व्हिच ऑलवेज कंप्लीट्स the sense of its subject
एज वेल एज इट्स ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट वाक्य का एक ऐसा शब्द होता है जो या तो अपने सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है या अपने ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। याद रखिए, कंप्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, कभी भी वर्ब के अर्थ को पूरा नहीं करता। अब यहाँ बोल लिया बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट जी कंप्लीमेंट है। इसका मतलब इज वर्ब कैसी हुई, लिंकिंग वर्ब हो गई। यहाँ पे इज वर्ब जो हो लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब है तो ये अपने बात क्या ले रही है, ये बॉय कंप्लीमेंट को ले रही है। अब कंप्लीमेंट को ले रही है तो किसके सेंस को पूरा कर रही है। अब कंप्लीमेंट बॉय है कौन, अब राम है, तो राम क्या है, यहाँ पे ये राम हमारा सब्जेक्ट है और ए वर्ब जो इज है ए हमारी क्या है, एलवी लिंकिंग वर्ब है, और ए हमारा क्या है, कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट है ठीक। अब कंप्लीमेंट को लेकर के राम के सेंस को पूरा करती है। तो याद रखिए, लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने बाद कंप्लीमेंट को लेकर के अपने सब्जेक्ट के अथवा ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। ये बात समझ में आई। और कंप्लीमेंट वाक्य का एक ऐसा शब्द होता है जो या तो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। और ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। ये लिंकिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं ठीक। ये लिंकिंग वर्ब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी, आउट ऑफ बी, और दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब अदर देन बी, लिंकिंग वर्ब अदर देन बी, लिंकिंग वर्ब अदर देन बी, दो पार्ट में हो जाते हैं ठीक। ये लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी और दूसरा है लिंकिंग वर्ब अदर देन बी ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी जो होती है इससे जन्म किसका होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। याद रखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर। अब याद रखना, ये लिंकिंग वर्ब के भी रूप में यूज होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, और ये मेन वर्ब के रूप में भी, ये फाइनाइट वर्ब के भी रूप में यूज होते हैं। समझना, ये जो तीन बातें, इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी भी होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ये फाइनाइट वर्ब भी होते हैं। कैसे पहचानेंगे, अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, कैसे पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब है। तो पहले जान लीजिए, जब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कोई नाउन आ जाए, अथवा कोई प्रोनाउन आ जाए, अथवा कोई एडजेक्टिव आ जाए, अथवा कोई एडवर्ब आ जाए, जब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आ जाए, तो समझ लीजिएगा इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब हैं, और लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी इनको कहा जाएगा। लेकिन जब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, जब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए अथवा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो जान लीजिएगा ये हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनको हम कहते हैं सहायक।